हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले जो है चर्चा आज करते हैं एफआईआईज़ के डेटा से। और एफआईआईज़ के डेटा से भी पहले अगर हम चर्चा करें तो कल हमने बाज़ारों के बारे में जो आपसे चर्चा की थी वो यही था कि बाज़ार जो है एक कमज़ोरी दिखाएंगे, बाज़ार सुबह एक गैप डाउन दे सकते हैं। ऐसा हुआ भी। गैप डाउन के बाद हम एक रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे थे और वो हुई भी। और हमारा एक रुख था क्लियरली कि भाई बाज़ार में मंदी ही रहने वाली है। तो हमने ये ही कहा था कि बाज़ार अगर रिकवरी भी करेंगे तो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। लेकिन आज जो सेलिंग हुई है एफआईआईज़ के द्वारा वो बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में एक बड़ी वाली सेलिंग हम इसको कह सकते हैं। आज यानी कि 12 अप्रैल के दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माल बेचते हुए नजर आए और 8,000 करोड़ से ज़्यादा का माल आज उन्होंने बेचा कैश मार्केट के अंदर। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खड़े हुए थे माल लेने के लिए और उन्होंने तकरीबन 6,300 करोड़ के आसपास का माल उठा लिया। यानी कि जो सेलिंग आई एफआईआईज़ के द्वारा वो लगभग 80% के आसपास जो है वो पूरी की पूरी अब्जॉर्व कर ली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। हालांकि ब्रॉडर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी नहीं थी, लेकिन जो अब हमें चिंता जो सता रही है वो एक भयानक कमजोरी की जो है हमें लग रही है, जैसा मैंने आपको कहा था। और मेरा कॉन्ट्रा व्यू चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, हालांकि उसमें से 2 दिन हम गलत भी रहे, लेकिन हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर तेज़ी नहीं बनती। और अभी भी मेरा व्यू वही है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मंदी अब और गहराएगी और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आपको भी और देखने के लिए मिलेंगे जैसे जैसे आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का माल बेचते हुए नजर आए। तो ये जो सेलिंग थी, ये जो 9 अप्रैल के दिन जो बाइंग थी उससे मात्र जो है सेलिंग 500 करोड़ के आसपास कम रह गई। यानी कि जो बाय किया था उसका लगभग 500 करोड़ छोड़ के बाकी सारा माल बेच दिया गया है। अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज कर रहा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टॉक फ्यूचर्स में जो सेलिंग है वो है 6,800 करोड़ के आसपास। और ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी सेलिंग का डेटा है ये पूरे मंथ का लगभग 28,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और इंडेक्स के अंदर और जो ऑप्शंस है उसमें भी तकरीबन 8,000 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन हालांकि ये क्लियरली हम इंडिकेट नहीं करते मंदी या तेजी को। तो आज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा है वो काफ़ी कमज़ोर है और ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी मंदी बनाई है। अब शायद वो उस मंदी के लिए प्ले करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आज निफ्टी ने 234 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, जो तकरीबन 1% थी। और बाज़ार सुबह खुले गिरे फिर संभलते हुए नज़र आए, और लेकिन 12 बजे के बाद निफ्टी जो है एकदम तहस नहस हो गया और उसके बाद वो संभलता नज़र नहीं आया। और लगभग निफ्टी अपने दिन के निम्नतम स्तर यानी कि लोएस्ट वैल्यू के आसपास ही क्लोज होते हुए नज़र आए। आज जो कैंडल बनी है, हालांकि वो जो पिछली 3 कैंडल्स थी उन 3 कैंडल्स के लो पर बाजार बंद हुआ है। तो तीनों कैंडल के लो पर बाजार बंद हुआ है, ये एक नकारात्मक संकेत है। और अभी हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा और अभी सेलिंग जो है इतनी जल्दी थमने वाली नहीं लग रही हमें। टीसीएस, टाटा मोटर्स, डिवीज लैब ये जो है तेजी में थे। कमजोरी आज एचडीएफसी बैंक में थी, लार्सन में यानी एलएनटी में, रिलायंस में और टाइटन कंपनी में। इसके बाद अगर हम एडवांस डिक्लाइन की भी बात करें तो आज घटने वाले शेयर्स पूरा कब्जा करके बैठे हुए थे। अगर तेजी थी तो वो 5-6 इसमें थी, और वो सारी तेजी किसी भी शेयर में 1% से ज़्यादा नहीं थी। यानी कि 45 शेयर्स आज निफ्टी के 50 में से 45 शेयर्स माइनस में थे। और ये काफ़ी समय के बाद आपको इस तरीके के डेटा देखने के लिए मिले हैं, और ये एक चिंता की जो है बात हो सकती है। और सन फार्मा को भी देखिएगा, जो प्लांट में यूएसएफडी रिलेटेड जो ओब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वहाँ से वार्निंग लेटर्स मिलने लग रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है सन फार्मा के लिए। और बाकी फार्मा कंपनीज़ के लिए भी मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील सब कमज़ोर थे। टाइटन, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक और ग्रासिम, और ये सभी के सभी शेयर्स लगभग 2% या उससे ज़्यादा ही कमज़ोर थे।
निफ्टी बैंक अपने आप को संभाल पाया, लेकिन फिर भी 422 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिली। लेकिन निफ्टी के सामने इसकी कैंडल थोड़ी सी सुरक्षित है, तो निफ्टी बैंक की कैंडल बेशक से सुरक्षित है, बट मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू होगा इन शेयर्स के अंदर भी। तो HDFC बैंक हो, SBI हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आपको हर जगह जो है पांचों के पांचों दिग्गज बैंक आज लाल निशान में थे। उसके बाद FIs के डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पुट कॉल रेशो हालांकि काफ़ी जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गई है, 0.71 के आसपास आ गई, लेकिन ऐसा होता है कि 0.65 तक भी और 0.6 के आसपास तक भी जा सकती है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली है। और अब इंटरनेशनल मूड माहौल भी ख़राब होता जा रहा है, स्पेशली जो है डाउ जोन्स इंडेक्स आज 336 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। और जो JP मॉर्गन चेस है उसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी कमज़ोर जो है देखने के लिए मिले। और वो डाउ जोन्स के अंदर जब बाज़ार खुले तो टॉप लूजर्स था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में JP मॉर्गन चेस। तो यहाँ से जो संकेत है वो गोल्डमैन सैक के ऊपर भी उसका असर हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो गोल्डमैन सैक भी जो है काफ़ी कमजोरी के साथ काम कर रहा था। तो जो US के बैंक्स थे वहाँ पर एक दबाव देखा जा रहा था, और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स थे या एंटिसिपेटेड एसेट्स क्वालिटी थी उनको वो मीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से JP मॉर्गन के शेयर्स में लगभग 2-2.5% के आसपास की कमजोरी खुलते के साथ ही थी। अब ये जो संकेत है वो ऐसा प्रतीत होता रहा है कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर जो बैंकिंग के डेटा है और उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर अगर हम बात करें तो हमने अपनी बात की आपके साथ कि US के बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे, FIIs की सेलिंग इंडिया में अच्छी है। फिर फेडरल रिजर्व ने ये संकेत देने शुरू कर देने की रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल अभी घटने की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि जो CPI का डेटा US में आया था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले, वो बढ़ते हुए नजर आया। लेकिन अब जो मज़ा आ रहा है ना वो एक ही जगह आ रहा है, वो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है, और वो जगह है गोल्ड। तो जो लोग निवेशक हैं गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर, सिल्वर भी आज 5% तेज था। अभी अगर हम देखें तो ये जो सिल्वर के ETFs है वो लगभग 5% के आसपास तेजी में है। गोल्ड में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है और बरकरार है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर हम दिल्ली के बाज़ारों की बात करें तो दिल्ली की बुलियन मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो अभी 75,000 के लेवल को पार करने के बाद जो है गोल्ड जो है ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड में बेइंतहा तेजी है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $2400 के ऊपर जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और वो 2435-40 तक भी ट्रेड कर रहा था, हालांकि वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी पिछले 1-1.5 महीने के दौरान 17-18% की तेजी हमने गोल्ड के जो ETFs हैं उसमें देखी है, गोल्ड के जो सोवरिजन बॉन्ड्स हैं उनमें देखी है, और जो गोल्ड के जो फिजिकल गोल्ड वैल्यूज़ है उसके अंदर देखी है। तो अल्टीमेटली जो आउट परफॉर्मेंस दी है पिछले 1-1.5 महीने में वो गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिली। और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज़ जो है हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि US में इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी 1.5 महीने पहले कि भाई अब तो गोल्ड जो है, न्यू गोल्ड जो है वो बिटकॉइन होने वाला है या क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। गोल्ड जो है अपना चार्म खो चुका है। तो गोल्ड का जो चार्म है या गोल्ड का जो गोल्डन पीरियड थे वो ख़त्म हो गए, और देखिएगा गोल्ड ने तभी धमाके किया। और वो दिन है जब गोल्ड के ऊपर इस तरीके से आरोप लगे तो गोल्ड ने कहा भाई मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी औकात क्या है। तो गोल्ड पिछले 1.5 महीने के दौरान इस वक्तव्य आने के बाद गोल्ड 18% की तेजी कर चुका है। और बाय गॉड ग्रेस हमारे लिए भी गोल्ड उसी समय पर हमने अपने अल्फा एम्बस के साथ भी उसी समय लगभग चर्चा की थी, और वो स्टॉक फॉर द मंथ भी हमारा गोल्ड सोवरिजन बॉन्ड थे उस समय पर। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी जो है वेल्थ अभी क्रिएट हुई है 1-1.5 महीने के अंदर ही गोल्ड के माध्यम से, खाली मैं कह रहा हूँ। और अभी भी गोल्ड हमारा बेचने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है और हम शायद एक्सपायरी तक जाएंगे, यानी कि जो 2028 के अंदर होनी है, तो टैक्स बेनिफिट भी वहाँ मिल सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगेगी या हमें लगेगा कि गोल्ड के प्राइस जो है अब पलटी मारने वाले हैं, तो हो सकता है हम प्रॉफिट भी बुक कर लें अगर वैसी स्थिति बनती है तो। बट अभी हाल फिलहाल उस तरीके का कोई भी सिग्नल हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी हमें लग रहा है गोल्ड में तेज़ी अभी और बरकरार रह सकती है। नई एंट्री करने वालों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, बट जिनके पास भी पुराने गोल्ड हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन जो है
रिटर्न्स अभी आने वाले समय में भी और बन सकती है। लेकिन ये मेरा अपना व्यू है भाई, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड $91.66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ साथ ही अगर ऑप्शन चेन में देखें तो 22,500 की जो कॉल्स है वहाँ पर एक अच्छी राइटिंग आज देखने के लिए मिली। और पुट राइटर बिल्कुल नदारत हो गए, पुट राइटर्स की जो पेस है वो स्लो हो गई। तो बहुत दिनों बाद हमने कॉल राइटिंग को वापस आते हुए देखा है। और इसी तरीके से निफ्टी बैंक में और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी राइटिंग है। तो 48,500 एक मेजर एरियाज़ है जहाँ पर 55,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल साइड में राइट हुई, हालांकि पुट साइड में 49,361 था। और बाज़ार क्योंकि लगभग पूरे दिन 48,500-600 के आसपास ही झूलता रहा, तो इसलिए 48,500 के भी जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली पुट राइट करते हुए नज़र आए। तो बहुत एग्रेसिवली हम ये नहीं कह सकते कि खाली कॉल ही बिकी है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू पुट कॉल बहुत ज़्यादा बिकी है। नहीं तो पुट कॉल रेशो 1.2 के आसपास चल रही थी निफ्टी बैंक में, जो घटकर 0.77 के आसपास आ गई है। तो 0.7 1.2 से तो ये अंदेशा दिखा रहा है कि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस गायब हो रहा है। पुट राइटर्स निचले लेवल्स पर अब पुट राइट करते हुए डर रहे हैं और दूर दूर की आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग हालांकि हो रही है। तो पुट कॉल रेशो भी ये इंडिकेट कर रही है कि जो तेज़ी करने वाले हैं वो शायद अपना प्रॉफिट बांध चुके हैं और अब बाज़ार को और फर्दर मंडे के दिन जो है गिरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर बाज़ार तेज़ रहते हैं मंडे को तो भी वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। और अभी जो हमारा बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड है उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके के FIs डेटा है, जिस तरीके के रिज़ल्ट आ रहे हैं और इवन जो TCS का रिज़ल्ट है उसके अगर हम देखें तो बहुत ही कोई बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं है। और तकरीबन शेयर अभी भी 30 के आसपास की पी पर TCS का चल रहा है। तो पूरे साल भर में केवल 10% की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वहाँ देखने के लिए मिली है। तो कुल मिलाकर TCS के शेयर्स में जो गिरावट है वो शायद 1 से 2% तक या उससे ज़्यादा की भी गिरावट हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।